प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ब्रैकेट में दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। ब्रैकेट क्लोज हुआ। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमने बार बार आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो सबसे छोटा होता है उसी को हम कुछ मान लेंगे, कुछ अर्थात x मान लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जटिल मामला है, आप नहीं समझ पा रहे हो छोटा कौन है और कौन बड़ा है। तो इसमें सीधी सी बात है, जिसकी चाल अधिक है वो बड़ा है, जिसकी चाल कम है वो छोटा है। जैसा कि प्रश्न आपने सुना और देखा, तो उसमें जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किससे? सवारी वाली गाड़ी से, अर्थात सवारी वाली गाड़ी छोटी है। तो पहले हम क्या मानेंगे कि सवारी वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, वही हम अपने हल में नीचे एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने मान लिया कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। सवारी वाली जो रेलगाड़ी है वही छोटी है, क्योंकि उसकी चाल धीमी है। अब इसके अनुसार और प्रश्न के अनुसार जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या हो जाएगी, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है किससे? सवारी वाली रेलगाड़ी से। एक्सप्रेस वाली गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, वही हम नीचे फिर से एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था, ठीक वैसे वैसे हम मान रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक सवारी रेलगाड़ी है और एक एक्सप्रेस है, लेकिन दूरी दोनों के लिए सेम है। कितनी है? मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है। उसी को ये दोनों गाड़ियां बारी बारी से ट्रेवल कर रही हैं। तो कहने का मतलब यहां नीचे लिख देंगे कुल दूरी। क्या लिख देंगे? कुल दूरी बराबर 132 किमी। तो जब कुल दूरी 132 किमी है और गाड़ियां दो प्रकार की हैं, तो सबसे पहले हम सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर द्वारा 132 किलोमीटर चलने में लिया गया समय ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया कि सवारी रेलगाड़ी द्वारा 132 किमी चलने में लिया गया समय फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, आप जानते भी हैं। तो बराबर के नीचे हमने लिख दिया बराबर दूरी कितनी? 132, चाल कितनी? x, समय किस में होता है? घंटे में होता है। लिख देंगे इतना घंटा। 132 बटे x घंटे का समय लेगी कौन? सवारी वाली रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की यात्रा करने में। जस्ट इसी प्रकार से हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी का भी समय ज्ञात कर लेंगे। नीचे एक लाइन फिर से लिखेंगे। तो हमने लिख दिया तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किमी चलने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। फार्मूला तो सेम रहेगा, तो लिख देंगे बराबर दूरी कितनी? 132। दूरी तो दोनों के लिए सेम है, चाल इसकी थोड़ा सा चेंज है, x + 11 है। कितनी? x + 11 की चाल से एक्सप्रेस चल रही है। ये कितना समय लेगी? इतना घंटा लेगी। तो 132 बटे x + 11 घंटे का समय लेगी एक्सप्रेस रेलगाड़ी, और 132 बटे x घंटे का समय सवारी रेलगाड़ी लेती है। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस वाली जो रेलगाड़ी है वो सवारी वाली गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और जैसे हमसे करा है ठीक वैसे करेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब देखिए, एक समय ये है 132 बटे x, लिख देंगे 132 बटे x बराबर दूसरा समय है 132 बटे x + 11। ध्यान से समझिएगा बारीकी से। 132 बटे x सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है।
132/x + 11 एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है वो 1 घंटा कम समय लेती है, किससे? इस वाली से। तो ये 1 घंटा कम है, यदि इसमें हम 1 घंटा और जोड़ दें तब जाके दोनों समय आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। या 132/x बराबर 132 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, x + 11 जाके 1 में गुणा करेगा तो x + 11 ज्यों का त्यों हो जाएगा और पूरे के बटे x + 11। हाँ, तो हमने इस इक्वेशन को यहां ज्यों का त्यों उतार लिया है। अब क्या करेंगे, जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 132 का x + 11 में गुणा होगा और x का इस पूरे में होगा। तो नीचे हमको क्या मिलेगा, या इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो 132x 11 का गुणा 132 में करेंगे प्लस, ध्यान से देखिएगा, 11 दूना 22 हासिल 2, 11 तिया 33 और 2 35 हासिल 3, 11 के 11 3 14, 1452 बराबर x का गुणा 132 में करेंगे तो 132x, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 11 में करेंगे तो प्लस 11x हमको मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, 132x और 132x दोनों बराबर की विपरीत दिशाओं में हैं और समान चिन्ह के साथ हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसे हम काट देते हैं, या x स्क्वायर वाले साइड की तरफ हम सबको लेके चलेंगे तो x स्क्वायर वही है प्लस 11x वही है, 1452 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1452 हो जाएगा बराबर 0। तो कुल मिलाकर x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसी को हल करना है। तो जैसा कि नियम आप जानते हैं कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा। मान लेते हैं यहाँ रफ है, थोड़ा सा रफ कार्य करके उसको मिटा देंगे। तो पहले पद और आखिरी पद का जब हम आपस में करेंगे गुणा तो हमको माइनस 1452 x स्क्वायर मिलेगा। अब तो ऐसी संख्याएं हमें चाहिए जिनका आपस में हम कर दें गुणा तो हमको इतना मिल जाए, जिनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद 11x मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 1452 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, तो यहीं पर हम गुणनखंड भी कर लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 1452 का गुणनखंड कर लिया है। ये हमको संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब इसमें से दो ग्रुप में बांटना होता है, दो ग्रुप बनाना होता है। तो ग्रुप कैसा होगा कि उन दोनों को जोड़ने अथवा घटाने के बाद हमको 11x मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 11 या 33 एक ग्रुप हुआ, 11 दूनी 22 दूनी 44, ये दोनों 2 और ये 11 लेकर कितने होंगे 44। ये जो 44 और 33 हमको मिले हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1452 निश्चित रूप से मिलेगा और 44 में से 33 घटा देंगे तो हमको 11 भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमको दोनों फैक्टर मिल चुके हैं 44 और 33। अब इसको हम मिटाएंगे और सवाल को आगे बढ़ाएंगे और 44 33 आप याद रखिएगा। हाँ, तो दोनों फैक्टर क्या थे 44 और 33। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। एक खंड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, या यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 44 माइनस फ्रंट पे है तो माइनस कॉमन होगा, 33 यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x प्लस 44 बराबर 0। या पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि x प्लस 44 पूरे इक्वेशन में कॉमन है तो उसको हम बाहर कर लेंगे। x प्लस 44 को हमने कर लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक ठो x बचेगा और माइनस 33 बचेगा बराबर कितना 0। या अब देखिए होता क्या है कि एक बार इस ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो हमको ऋणात्मक मान मिलेगा। क्योंकि x प्लस 44 है, इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये ऋणात्मक मान देगा और ऋणात्मक मान अमान्य होता है, ऐसा कहकर हम इसे छोड़ देंगे।
पकड़ेंगे किसको, x माइनस 33 बराबर 0 को हम पकड़ लेंगे। x माइनस 33 बराबर 0 या केवल x बराबर 33। तो जो x बराबर 33 हमको मिला है यही ठीक ठाक आंसर है, ठीक ठाक रिजल्ट है। तो हमने क्या किसको माना था, आइए इधर देखते हैं। सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, अब x की वैल्यू 33 हमको मिली है, अर्थात सवारी रेलगाड़ी की जो चाल थी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल x प्लस 11 अर्थात 33 प्लस 11 बराबर 44 होता है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी की चाल थी। वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने नीचे लिख दिया, अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।